नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 में आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका की क्रांति। आईएएस मेंस एग्जाम जीएस पेपर 2 पूरा डिस्कस किया जा चुका है 20 वीडियो के माध्यम से, और YouTube चैनल पर आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और वहां से अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। जीएस पेपर 1 को भी 20 वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी को एक सटीक डायरेक्शन मिल सके। तो देन आज का हमारा टॉपिक अमेरिका की क्रांति। ऑफलाइन क्लासेस के लिए और आंसर राइटिंग सेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो देन आप भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, देन इस टॉपिक को हमें कैसे कवर करना है। सबसे पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कॉजेज को पढ़ना चाहिए आपको, कारण। नेक्स्ट, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का स्वरूप या प्रकृति, नेचर क्या है, प्रकृति या स्वरूप। और तीसरा, अमेरिकन क्रांति के प्रभाव या परिणाम, अमेरिका में क्या घटित हुए और दुनिया के संदर्भ में किस प्रकार के रिजल्ट्स को हम ट्रेस कर सकते हैं। देन आप जानते हैं कि अमेरिका की क्रांति 1776 को घटित हुई और औद्योगिक क्रांति के बाद इसको दूसरी महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। टॉपिक काफी बड़ा है, 2-3 एस्पेक्ट यहां पर डिस्कस करूंगा, आपकी तैयारी को थोड़ी सी यहां से हेल्प मिल सके कि आपने पढ़ लिया है पहले से, लेकिन आपके पढ़ने के तरीके में और क्या बदलाव किया जाए, जिससे यूपीएससी जिस अप्रोच में क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अप्रोच हमारे पास आ जाए और एक सही सटीक सा आंसर हम लिख सकें। अमेरिका की क्रांति के कारण, जितनी भी क्रांतियां आप पढ़ेंगे विश्व के इतिहास से संबंधित टॉपिक्स में, उसमें मल्टीपल कॉज पढ़े जाते हैं। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, बौद्धिक कारण, समाचार पत्रों का योगदान, शिक्षा का योगदान, दुनिया की विभिन्न घटनाओं का योगदान, बहुत सारे कारण आप इसमें गिना सकते हो। तो ये अमेरिका की क्रांति में भी आप बता सकते हो। तो देन ये एक स्टेशनरी पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है। लेकिन यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें इन कारणों के साथ कुछ और लिंक करेगा, जैसे कि अमेरिका की क्रांति किस सीमा तक इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से संबंधित थी या प्रभावित थी। क्या आप ऐसा मानते हैं कि इंग्लैंड में घटित हुई औद्योगिक क्रांति ने निश्चित रूप से 25 सालों के बाद ही अमेरिका की क्रांति के लिए एक उपजाऊ पृष्ठभूमि तैयार की। अब आपने इस टॉपिक को ऐसे तैयार नहीं किया, नहीं पढ़ा है, लेकिन यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो देन अब आपको आंसर लिखने में इसमें डिफिकल्टी आएगी। तो कैसे इसको समझा जाएगा, कैसे आप लिंक करेंगे। जो स्टैटिक कारण मैंने भी बताया वो तो आप पढ़ लेंगे किताब से, नोट से, जो भी, तो आप लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन उस पर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन इस एंगल पर पूछा जाएगा। तो देन औद्योगिक क्रांति से हमें इसको लिंक करना है। तो औद्योगिक क्रांति ने कौन सा परिणाम उपस्थित किया। इंग्लैंड में पूंजीपति और पूंजीवादियों को एक सशक्त आर्थिक आधार दिया है कि हमें अपने इस लाभ को और अधिक बढ़ाना है। और अमेरिका इस समय इंग्लैंड का एक उपनिवेश है, कॉलोनी है, यानी इंग्लैंड की सरकार ही अमेरिका पर शासन करती है। तो अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम है, सरल अर्थों में अगर कहा जाए तो। और इंग्लैंड के पूंजीपतियों का इंग्लैंड की सरकार पर यह दबाव है कि अमेरिका से हमें और ज्यादा मुनाफा लाभ कमाने के लिए अमेरिका के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। यानी अमेरिका पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नियमों को कठोरता से लागू करना चाहिए। तो देन आप देख रहे हैं औद्योगिक क्रांति से
जब पूंजीपति वर्ग बहुत सशक्त मजबूत बन गया तो वह अपनी विचारधारा को अमेरिका पर कठोरतम रूप में थोपना चाहता है, और जिसमें अमेरिका जैसे उपनिवेश के लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जाएगा। यानी अमेरिका की जनता क्या चाहती है, उनकी क्या आकांक्षाएं, उनको कौन से अधिकार चाहिए, पूंजीपति वर्ग इनको डिनाई कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड की कॉलोनी उपनिवेश होते हुए भी अभी कुछ मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार कर रहा था। यानी अमेरिका के व्यक्ति अभी दुनिया के किसी देश से व्यापार कर सकते थे, आयात निर्यात कर सकते थे, वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद अब पूंजीपति वर्ग इंग्लैंड की सरकार पर दबाव बना रहा है कि अमेरिकन के इस व्यवहार को बंद किया जाए। अमेरिका का कॉन्टैक्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के साथ होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से जो सरप्लस पैदा हुआ है, उस सरप्लस को खपाने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए, और अमेरिका उस समय एक मार्केट था। तो अमेरिका की जनता को बाजार के रूप में देखा जा रहा है पूंजीपतियों के द्वारा। तो देन इस तरीके से अगर आपको लिंक करेंगे तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को कवर कर जाएंगे, राइट। अब हमें इसके स्वरूप को थोड़ा डिस्कस करना है। अमेरिका की क्रांति की प्रकृति या स्वरूप, नेचर क्या था? क्या यह एक वाणिज्यवादी क्रांति थी, आर्थिक क्रांति थी या राजनीतिक क्रांति थी, या फिर एक से अधिक प्रकृति या स्वरूप इसके बारे में संभव हो सकते हैं? जब आप किसी अन्य क्रांति के स्वरूप की बात करेंगे तो वहां पर कुछ और आधार निकल के आएगा, और अमेरिका की क्रांति में ये तत्व कुछ और है। उदाहरण के लिए जब आप रूस की क्रांति को पढ़ेंगे तो वहां पर राजनीतिक आधार और सामाजिक आधार ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अर्थ तत्व की तुलना में। फ्रांस की क्रांति में राजनीतिक आधार ज्यादा मजबूत है अन्य तत्वों की तुलना में। लेकिन अमेरिका की क्रांति में राजनीतिक तत्व थोड़ा कमजोर है और आर्थिक तत्व, वाणिज्यवादी तत्व यहां पर प्रभावशाली स्थिति में बना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका के व्यक्ति अमेरिका की आजादी इसलिए नहीं चाहते कि अब हमें इंग्लैंड की गुलामी में नहीं रहना। वो आजादी इसलिए चाहते हैं कि अब इंग्लैंड की सरकार जिस तरीके से अमेरिका पर शासन कर रही है, वह शासन अमेरिका के नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ है, अमेरिकन की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है। और अमेरिका के व्यक्ति, नागरिक उस समय स्वतंत्रता प्रेमी है, वो जीवन के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं, जो इंग्लैंड की सरकार उन अधिकारों को कुचलने में लगी हुई है। मान लेते हैं अगर इंग्लैंड की सरकार अमेरिका पर अमेरिकन लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन करे तो गारंटीड अमेरिकन को दिक्कत नहीं है और 100-200 साल तक इंग्लैंड का शासन अमेरिका पर रह सकता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति से वहां पर जो वातावरण बना इंग्लैंड में, उस वातावरण ने अमेरिका के प्रति कठोर उपनिवेशवादी जो कानून लागू किए, उन कानूनों का दुष्परिणाम अमेरिका की क्रांति के रूप में घटित हुआ। इसलिए अमेरिका की क्रांति का स्वरूप या प्रकृति मुख्यतः वाणिज्यवादी या आर्थिक ज्यादा था। कैसे? इंग्लैंड की सरकार ने, वहां के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रियों ने समय समय पर ऐसे कानून बनाए और उन सभी कानूनों का उद्देश्य आर्थिक था। उदाहरण के लिए नेविगेशन एक्ट, नौ परिवहन कानून। इस कानून में लिखा हुआ था कि अमेरिका के व्यक्ति अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के जहाज और इंग्लैंड के बंदरगाह से ही व्यापार कर सकते हैं, किसी अन्य देश के साथ नहीं। तो वाणिज्यवादी तत्व हुआ, आर्थिक तत्व है इसमें। इसी प्रकार स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, तो ये जो एक्ट लागू किए जा रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी को अब आपने बढ़ा दिया। अमेरिकन लोगों के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। शुगर एक्ट, और चाय पर जो कानून बनाया आपने कि चाय अब आपको इंग्लैंड से ही खरीदनी होगी, और कुछ आवश्यक वस्तुएं दुनिया के अन्य देशों से पहले आप खरीदते थे वो नहीं खरीद सकते। तो ये औद्योगिक क्रांति का प्रभाव तो है कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है
और आप हमारे उत्पादन को नहीं खरीदना चाहते तो हमारा मुनाफा कैसे बढ़ेगा? तो दुनिया के अन्य देशों से आपको अपना वाणिज्य व्यवहार बंद करना होगा। तो जो भी प्रधानमंत्रियों ने, वित्त मंत्रियों ने कानून बनाए, निश्चित रूप से वो पूंजीपति और वाणिज्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे। इसलिए अमेरिका की क्रांति को वाणिज्यवादी कहना अधिक सटीक होगा। यद्यपि इसके साथ सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक तत्व भी जुड़े हुए हैं। राजनीतिक तत्व ये था कि अमेरिका के नागरिक अपने नागरिक अधिकारों, सिविल अधिकारों, प्राकृतिक अधिकारों के पुरजोर समर्थक थे। यानी उन्हें अपनी स्वतंत्रता, आजादी पर किसी प्रकार की बंदिश सीमा नहीं चाहिए कि हमें अपने हिसाब से जीना है, दुनिया के कौन से देश के साथ व्यवहार रखना है, कहां व्यवहार नहीं रखना है, ये इंग्लैंड डिसाइड नहीं कर सकता। हमें स्वच्छंद प्रवृत्ति पसंद है। तो अमेरिका के नागरिकों की जब स्वतंत्रता पर बंदिश लगाई गई, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, तो अमेरिकन नागरिकों ने विरोध किया। तो राजनीतिक तत्व भी शामिल है, सामाजिक तत्व भी शामिल है। यानी हमें कैथोलिक ईसाई धर्म की बनाई हुई मान्यताओं को अमेरिका में लागू नहीं करना है। अमेरिकन समाज के अपने नियम है। कैथोलिक ईसाई धर्म को एज इट इज उसी रूप में हमको स्वीकार नहीं करना था। तो कई कारणों को हम अमेरिकन सोसाइटी में, इकोनॉमी में ढूंढ सकते हैं जिन्होंने अमेरिका को इंग्लैंड के खिलाफ खड़ा किया। लेकिन मूल बात अभी भी वही है कि अगर इंग्लैंड अमेरिका पर अमेरिकन की इच्छा के अनुरूप शासन करता, विभिन्न प्रकार के करों का बोझ नहीं बढ़ाता, अमेरिकन नागरिकों को बाध्य नहीं करता कि केवल इंग्लैंड के साथ व्यापार करना है, इंग्लैंड से ही वस्तुओं का आयात करना है, किसी और देश से नहीं करना है, तो निश्चित रूप से अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम बनने के लिए तैयार था और लंबे समय तक बन करके रह सकता था। तो आर्थिक तत्व ने अमेरिका के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी झकझोर दिया। इसलिए अमेरिकन नागरिकों ने ये क्रांति की। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके स्वरूप, प्रकृति को पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर इसके प्रभाव, दो तरीके से आप प्रभावों को स्टडी करेंगे। तो अमेरिका की क्रांति का अमेरिका में क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि क्रांति अमेरिका के लोगों ने की है, और अमेरिका के बाहर दुनिया पर क्या प्रभाव हुआ। अमेरिका के भीतर जो प्रभाव हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि पहली बार अमेरिका के नागरिकों ने अपने लिए संविधान बनाया। तो दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका में बनाया गया। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी है। यानी अब अमेरिका में कौन राष्ट्रपति होगा, कौन शासन करेगा, उसको शासन करने के लिए संविधान में स्थापित मान्यताओं को स्वीकार करना होगा। क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरीके से अमेरिका पर शासन किया उसमें कोई लिखित कानून नहीं था, कोई लिखित संविधान नहीं था। तो इंग्लैंड की सरकार, वहां का प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से वो विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, यानी तानाशाही स्थापित करना चाहते थे। लेकिन अमेरिकाई क्रांति के बाद संविधान लिख दिया गया, यानी सब कुछ कानून के अनुसार, विधि के अनुरूप, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा। अमेरिका में नई सरकार बनती है और अब्राहम लिंकन वहां पहले राष्ट्रपति बने। और इसके बाद अमेरिकन नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए वहां नई नई व्यवस्थाएं, कानून बनाए गए और अमेरिका के नागरिकों को मूल अधिकार पहली बार दिए गए। तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का जो कंसेप्ट है, बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स के रूप में दुनिया में सबसे पहले अमेरिका में आया। तो अमेरिका के नागरिक इन्हीं अधिकारों को चाहते थे, वो सब इसमें दिए गए। और अमेरिका अब तेजी से औद्योगिकीकरण को स्वीकार करता है और देखते ही देखते आप देखेंगे कि लगभग 100 साल में अमेरिका की ग्रोथ इंग्लैंड के बराबर और इससे आगे निकल जाएगी और आगे जाकर के अमेरिका दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अमेरिका के संदर्भ में हम बहुत सारे प्रभावों को काउंट कर सकते हैं। दुनिया पर इसका क्या प्रभाव हुआ। अमेरिका की क्रांति ने बाद में फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया 1789 में, रूस की क्रांति को, चीन की क्रांति को और दुनिया के विभिन्न देशों में शासन प्रणालियों को प्रभावित किया। निश्चित रूप से अमेरिका की क्रांति ने एक तो एनलाइटनमेंट, प्रबोधन की विचारधारा का प्रसार किया। अब देखिए, प्रबोधन की शुरुआत तो यूरोप महाद्वीप से होती है, फ्रांस, इंग्लैंड और अन्य देशों में एनलाइटनमेंट। लेकिन ये एनलाइटनमेंट यूरोप से अमेरिका में गया। इसका अर्थ ये था कि हमें अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ समझौता नहीं करना, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार।
कोई हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने से रोक नहीं सकता और हमें अपनी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की सीमाएं पसंद नहीं है। तो व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी वकालत करता है प्रबोधन, कि बिना प्राकृतिक अधिकारों के और जीवन की गुणवत्ता, लाइफ में क्वालिटी होनी चाहिए। तो प्रबोधन के दो मूल तत्व हैं जो अमेरिका की क्रांति में घटित हुए, और अमेरिका के बाद फिर ये दोनों तत्व कि हमें प्राकृतिक अधिकारों के लिए लड़ना है। दुनिया के जो भी देश गुलाम बने हुए थे उन सभी देशों ने अब अपने प्राकृतिक अधिकारों की लड़ाई शुरू की बड़े स्तर पर, और देखते देखते प्रबोधन की विचारधारा विश्वव्यापी हो गई, दुनिया के सभी देशों में फैल जाती है। इसके अलावा अमेरिका की क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता के मूल्य दुनिया को दिए पहली बार। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, समानता किस संदर्भ में होनी चाहिए, इसके व्यापक आयाम अमेरिका की क्रांति ने दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किए, और बाद में इन दोनों सिद्धांतों को फ्रांस की क्रांति में स्वीकार किया गया और रूस की क्रांति में स्वीकार किया गया, लेकिन वहां स्वतंत्रता के स्थान पर समानता को ज्यादा वेटेज दिया गया, और चीन में भी स्वतंत्रता को कॉम्प्रोमाइज किया है समानता के साथ। तो देन अमेरिका की क्रांति को आप इस तरीके से आप जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप इस बैकग्राउंड में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कुछ एक नई अप्रोच आपको इसको समझने में मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।